नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुष 64 के बारे में। जैसे कि आप सभी ने इस गाइडलाइन को देखा है कि जो 7 मई को रिलीज हुआ था, उसमें आयुष डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आप आयुष 64 टैबलेट और कबासुरा कुदीनीर, तो कबासुरा कुदीनीर को आयुष 64 के साथ हम कोरोना के मरीज के माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। शायद किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि किस बेसिस पे हम इसे कोविड पेशेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयुष 64 जो एक मलेरिया का टैबलेट था, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, कितना वो सक्सेसफुल रहा, उसको लेके कितना एविडेंस है और उसको लेके कंट्रोवर्सी क्या है और वो फेल क्यों हुई। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब उसे कोविड पेशेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे एक बैक हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुष 64 ये 1980 में सबसे पहली बात मार्केट में आया था। उस समय मलेरिया का जो केसेस है इंडिया के अंदर काफ़ी हाई था और हमारे पास डिफरेंट लाइन ऑफ मेडिसिन नहीं थी। यही कारण था कि आयुष डिपार्टमेंट ने अपनी ओर से एक पहल चालू की और उन्होंने एक 4 कंटेंट का टैबलेट रिलीज किया जिसका नाम रखा आयुष 64, जो उनका मानना था कि ये मलेरिया के ऊपर कारगर साबित होगा। इसके कंटेंट पे अगर ध्यान दे तो 4 ही कंटेंट है, सप्तपर्णी, कुटकी, किरातिकता जिसे भूनिम्ब कहते हैं और करंज। और इस कंटेंट को पिकअप करना यानी कि सिलेक्ट करने का मोटो यही था क्योंकि मलेरिया को आयुर्वेद के अंदर विषम ज्वर यानी कि फीवर से कंपेयर किया जाता है और ये ड्रग फीवर के ऊपर काफ़ी हद तक अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो CCRS है वो आयुष 64 के बारे में उसको लेके अपना प्रेजेंटेशन क्या था और उनका क्या मानना था कि ये ड्रग की सक्सेस रेट कितना है। तो CCRS ने सबसे पहली बार कहा कि उन्होंने 1980 से लेके 1995 तक यानी कि 15 साल के अंदर उन्होंने 3600 मलेरिया पेशेंट को ठीक किया था। ये रिसर्च ज़्यादा करके राजस्थान और ईस्ट इंडिया आसाम जैसे स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा इसे रिसर्च कैरी आउट किया है। और जो इसको लेके कंट्रोवर्सी थी वो ये कि सबसे पहली बात कि इस 15 साल के अंदर जो भी रिसर्च हुआ उसको किसी भी पीयर रिव्यू जर्नल में नहीं डाला गया, किसी भी साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं किया गया, ना तो वो पबमेड जैसे ऑथेंटिक साइट के ऊपर पब्लिश किया गया और ना इसका डाटा अवेलेबल है। यानी कि उस इनिशियल फेज के अंदर जो 1981 के अंदर हुआ था उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब अगर इसको देखेंगे तो 2014 में भी इसको रीलॉन्च किया, यानी कि आयुष मिनिस्ट्री और नेशनल रिसर्च डेवलप कॉरपोरेशन डाबर के साथ उन्होंने आयुष 64 को फिर रिलीज किया और उनका मानना था कि ये ड्रग का जो कंटेंट है ये एक ग्रंथोक्त बेसिस पे उठाया है और इसे मलेरिया के अंदर यूज़ करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है ये काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहे हैं। पर इसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि सिंस इसको रिसर्च ड्रग कहा जाता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर रिसर्च कितना हुआ। तो इसके ऊपर खाली हमें 2 ही रिसर्च मिलते हैं। पहला रिसर्च 1981 जो CCRS अपनी तरफ से प्रेजेंट करती है। अब इस रिसर्च को देखो कि इस रिसर्च के अंदर कहा है कि 55 मलेरिया पॉजिटिव के अंदर इन्होंने आयुष 64 केस जो टैबलेट है वो दिया है और उसमें 80% रिस्पॉन्ड मिला है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है इनका कि इन्होंने जो पेशेंट को सिलेक्ट किया वो खाली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ग्रसित मलेरिया को लिया है और हमें पता है कि मलेरिया खाली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से नहीं होता, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से भी मिलता है। इंडिया के अंदर दोनों केसेस आई है, लेकिन इनका जो एविडेंस था, इनका जो केस था उसमें खाली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो इस तरह से एक मलेरिया डिजीज़ को हम कैप्चर कर रहे इससे ये नहीं कह सकते। दूसरी बात ये प्रॉब्लम ये था कि इसका ना तो कोई कंट्रोल स्टडी था, ना तो ये कंपेयर स्टडी था और इसकी ड्यूरेशन जो है ये 6 दिन ही रखा था। और हमें पता है कि मलेरिया जो है ये 14 दिन तक रिलैप्स हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। यही रीज़न है कि कुछ कुछ मेडिसिन जो है हम उसको 14 डेज तक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इस रिसर्च को सिंस शॉर्ट रखा गया तो ये दूसरा इसका जो है ड्रॉबैक था। थर्ड, रिलैप्स का कोई डाटा नहीं कि वापस से मलेरिया हो रहा है कि नहीं, आप चेक करो, इसका कोई डाटा नहीं। जो मिक्स इन्फेक्शन है उसका भी हमारे पास कोई डाटा नहीं। यानी कि 1981 के अंदर जो भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया था उसके रिसर्च डिज़ाइन में प्रॉब्लम था। अभी इसी को ही दूसरी बार यानी कि डॉक्टर नीना वलेचा जो है, जो डायरेक्टर ऑफ NIMR थी 2014 के आसपास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च,
इन्होंने ऐसा पहल की कि चलो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको अपनी तरफ से ही ट्राई किया जाए, क्योंकि तब भी हमें मलेरियल मेडिसिन की अल्टरनेटिव मेडिसिन की काफ़ी ज़रूरत थी। और उन्होंने जो ये फेज़ 2 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, उन्होंने सब चीज़ को कंट्रोल रखा। और जो पहले रिसर्च के अंदर ड्रॉबैक था कि जिन्होंने 9 डेज़ के लिए रखा था, इधर आके 28 डेज़ के लिए रखा है। अब इसमें उनका कहना था कि जब उन्होंने एंटी मलेरियल ड्रग के साथ कंपेयर किया, जो कंट्रोल ग्रुप के साथ, तो उसमें जो आयु 64 है, ये खाली 50% ही काम कर रही है, यानी कि इसकी एफिकेसी खाली 50% है। पर उन्होंने इसको खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयुष डिपार्टमेंट इसके ऊपर और काम कर सकती है, इसके ड्रग के अंदर चेंजेस कर सकती है, डोज चेंज कर सकती है, और इसे और लार्ज टेस्टिंग की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस 2 टेस्ट को लेके हमें थर्ड कहीं भी कोई भी आर्टिकल नहीं मिला। यानी कि 30 साल हो गए इस ड्रग को, जो हमने लॉन्च किया था एज अ एंटी मलेरियल, उसके ऊपर लेके हमारे पास आज तक एक एविडेंस नहीं है कि हम इसे मलेरिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यही रीज़न था कि जो आयु 64 है, ये आप जल्दी मार्केट में ढूंढ नहीं पाओगे। अब इससे हम कंक्लूजन क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि जिस ड्रग को हम कोविड के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं, जिसकी हिस्ट्री टोटल अलग है, यानी कि वो कोविड के अंदर क्यों यूज़ किया है, इससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हमने उस ड्रग को उठाया जो पास्ट में भी जिसकी जो रिसर्च थी, जिसके ऊपर एविडेंस था, वो काफ़ी कम था। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहली बात यह है कि CCRS ने इसे अपने जर्नल के अंदर ही पब्लिश किया था, और किसी भी अदर साइंटिफिक एविडेंस में उसे या साइंटिफिक पेपर में पब्लिश नहीं किया है। ना उनके पेशेंट के जो सैंपल है वो कुछ लार्ज थे, ना उन्होंने फॉलोअप टाइम जो है लिया था, ड्यूरेशन शॉर्ट रखा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने खाली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ऊपर ही किया था। जो डेथ करती है मलेरिया, वो ज़्यादा करके फैल्सीपेरम से होता है। तो आयु 64 जो एंटी मलेरियल टैबलेट जो हम लोग कोट करते हैं या हम उसको प्रोपोगेंडा करते हैं, उसका फैल्सीपेरम के ऊपर कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। यही रीज़न है कि हम इसे एक तरह से नहीं कह सकते कि ये 100% एंटी मलेरियल टैबलेट है। तो अभी इसके अंदर आप और भी रिसर्च कर सकते हैं और भी गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या आपको इससे ज़्यादा और आर्टिकल मिलते हैं कि नहीं, और आपकी पर्सनल व्यू क्या है। आप क्या सोचते हैं कि जैसे आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आयु 64 को देख रहे हैं, हम बहुत देखते हैं कि बहुत प्रैक्टिशनर इसे एज अ एंटीवायरल यूज़ करते हैं, इसे इन्फ्लुएंजा सिम्टम के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत लोग इसे फीवर के लिए यूज़ करते हैं। उनका मानना है कि कंटेंट ऐसा है कि आप किसी भी फीवर पेशेंट के अंदर दे सकते हो। पर क्या जो डोज में बनाया है, जिस चीज़ के लिए बनाया है, जिस मलेरिया को टारगेट करने के लिए बनाया है, अगर उस ड्रग के ऊपर हम इनफ रिसर्च नहीं कर सकते या उसको वापस से रिन्यूड नहीं कर सकते, उसके कॉन्सेप्ट को रिन्यू नहीं कर सकते, तो कैसे सेम मेडिसिन को हम 1-2 रिसर्च के बेसिस पे वापस से रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी रिसर्च ड्रग को बनने के लिए 1-2-3 फेज ट्रायल में जाना चाहिए, लार्ज रिसर्च होना चाहिए। और इस ड्रग को लेके भी यही होप है कि होप सो इन फ्यूचर आयुष डिपार्टमेंट जो है इसको लेके एक बड़ी रिसर्च करे और हमें इसको और एफिशिएंट बनाए, और मे भी हम इसे किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर इस वीडियो पर के कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना व्यू ज़रूर छोड़िए कि आयु 64 के बारे में आपका क्या राय है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आयुष डिपार्टमेंट ने आयु 64 को कोविड गाइडलाइन के अंदर जो लाना था या उन्होंने लाया है, वो किस बेसिस पे लाया। सो थैंक यू वेरी मच।